हाय एवरीवन, दिस इज प्रशांत फ्रॉम एकेडमिक्स फॉर सीएसई। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ 67वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा एवं सीडीपीओ प्रारंभिक परीक्षा को लेकर मैं मार्च मंथ की करेंट अफेयर से संबंधित ऑब्जेक्टिव प्रश्न को डिस्कस करूंगा। इस प्रश्न की सीरीज में कुल 40 प्रश्न दिए गए हैं, तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में एक्स शेक हैंड नामक संयुक्त युद्धाभ्यास किन दो देशों के बीच आयोजित की गई है। यानी कि हाल ही में एक सेकंड युद्धाभ्यास आयोजित की गई, वह किन दो देशों के बीच आयोजित की गई है। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा पाकिस्तान एवं श्रीलंका के मध्य आयोजित की गई है। यह जो युद्धाभ्यास है वह श्रीलंका के सालियापुरा में आयोजित की गई है। ठीक है, सालियापुरा में यह युद्धाभ्यास निस्संदेह पाकिस्तान एवं श्रीलंका के मध्य हुई है, लेकिन इस युद्धाभ्यास का आयोजन श्रीलंका के सालियापुरा में किया गया था। अगला प्रश्न है, पांचवा बिम्स्टेक सम्मेलन कहां आयोजित किया जाएगा। यानी कि बिम्स्टेक का पांचवा शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित की जाएगी। तो विकल्प है बांग्लादेश, भारत, म्यांमार, श्रीलंका, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा श्रीलंका, यानी कि डी। पांचवा बिम्स्टेक सम्मेलन श्रीलंका में आयोजित की जाएगी। अगर बिम्स्टेक के बारे में संक्षेप में आपको बता दूं तो बिम्स्टेक में वर्तमान समय में कुल 7 सदस्य हैं। इन सदस्यों में बांग्लादेश है, इंडिया है, म्यांमार है, श्रीलंका है, थाईलैंड है, नेपाल है और भूटान है। यानी कि 7 सदस्य देश हैं। और अगर संभावित समझौते की चर्चा करें जो 5वें बिम्स्टेक सम्मेलन में की जाएगी, तो कोस्टल शिपिंग एग्रीमेंट एंड मोटर व्हीकल एग्रीमेंट इस सम्मेलन में संभावित समझौते में से शामिल है। अगला है, बिहार सरकार की खान एवं भूतत्व विभाग ने वर्ष 2020-21 में कितना राजस्व संग्रह किया है। तो देखिए, बिहार सरकार की जो खान एवं भूतत्व विभाग है उसका अगर टारगेट देखा जाए 2020-21 वित्तीय वर्ष के लिए, तो टारगेट उसका था 1600 करोड़ रुपए राजस्व का संचय करना, राजस्व को एकत्रित करना। लेकिन इस विभाग ने अपने टारगेट से अधिक 1678.79 करोड़ रुपए इसने संग्रह किए हैं। यानी कि टारगेट से लगभग 78 या 89 करोड़ रुपए ज्यादा संग्रह किए हैं। तो कुल मिलाकर राजस्व जो संग्रह हुए हैं वह इतने हुए हैं। अगर टारगेट की बात आएगी तो 1600 करोड़ रुपए बिहार सरकार का टारगेट था। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र सूचकांक 2020 में भारत का क्या स्थान है। 43, 48, 53, 58, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। लोकतंत्र सूचकांक 2020 जो कि किसके द्वारा जारी की गई है, द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा। अगर इस सूचकांक की चर्चा करें तो वर्ष 2006 ईस्वी से प्रतिवर्ष यह सूचकांक जारी की जाती है। 2020 में भी लोकतंत्र सूचकांक जारी की गई। इस सूचकांक के अकॉर्डिंग जो भारत का स्थान है वह 53वां स्थान है। आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न, देश का पहला एसी रेलवे टर्मिनल कहां शुरू की जाएगी। तो देखिए, देश का पहला एसी रेलवे टर्मिनल जो है वह भारत के अंतर्गत कर्नाटक राज्य के तहत बेंगलुरु में शुरू की जाएगी। और जो यह रेलवे टर्मिनल जो शुरू होगी वह विश्वेश्वरैया के नाम पर आयोजित की जाएगी। ठीक है, विश्वेश्वरैया के नाम पर यह टर्मिनल शुरू की जाएगी। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, बेंगलुरु। अगला प्रश्न, छठा प्रश्न है, युवा साहित्यकार सोनू झा को उनके किस मैथिली साहित्य के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार के लिए सम्मानित किया गया है। जीवनी, गस्सा, लाडला, चेतना, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो दोस्तों देखिए, यहाँ से कई प्रश्न निकल रहे हैं। पहला प्रश्न है, ऐसे इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि गस्सा। कई प्रकार के सवाल आ सकते हैं। पहला सवाल कि किस व्यक्ति को गस्सा मैथिली साहित्य गस्सा के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार दिया गया, तो सोनू झा। किस साहित्य के लिए दिया गया, तो गस्सा, है ना। सोनू झा को गस्सा के लिए कौन सा पुरस्कार दिया गया, तो साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार। तो इससे 3 प्रश्न बन सकते हैं, आपको इसे ध्यान में देना होगा। अगला प्रश्न है, इथेनॉल नीति लाने वाला देश का पहला राज्य कौन है। तो यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि हाल ही में बिहार राज्य ने इथेनॉल नीति लाया है और ऐसा करने वाला यह देश का पहला राज्य बन गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा 7 का आंसर डी, यानी कि बिहार राज्य।
अगला प्रश्न है, चालू वित्त वर्ष की पहली मौद्रिक समीक्षा के दौरान रिजर्व बैंक ने रेपो दर कितनी रखने की घोषणा की है। अगर रेपो दर की चर्चा की जाए तो वर्तमान समय में जो चालू वित्त वर्ष है और वर्तमान समय में जो रिजर्व बैंक ने हाल ही में मौद्रिक नीति की जो समीक्षा की है, उस नीति की समीक्षा के तहत रेपो दर को 4.0 बनाए रखने की घोषणा की। रिवर्स रेपो दर की जो घोषणा की 3.35 था और बैंक दर 4.25 था। तो यहाँ चूंकि रेपो दर का प्रश्न है तो आपका आंसर हो जाएगा 8 का आंसर बी। अगला प्रश्न है, हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा एवं सबसे ऊंचा रेलवे पुल का शुभारंभ कहां किया गया है। तो दुनिया का सबसे बड़ा एवं सबसे ऊंचा रेलवे पुल का जो शुभारंभ किया गया है वह भारत में किया गया है, चिनाब नदी पर। ठीक है, भारत में किया गया है और यह चिनाब नदी जो है वह कश्मीर कह सकते हैं, कश्मीर घाटी को आपस में जोड़ेगा। सबसे ऊंचा है और सबसे बड़ा भी रेलवे पुल है। अगर सबसे ऊंचा की बात करें तो इसकी हाइट जो है वह तल से 359 मीटर है, सबसे ऊंचा। अगर इसकी सबसे बड़ा लंबाई की बात किया जाए तो 1315 मीटर इसकी लंबाई है। तो आप देख सकते हैं दुनिया का सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल का जो उद्घाटन शुभारंभ है वह भारत में किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है 10वां प्रश्न, किस राज्य ने अपराधियों से निपटने के लिए चक्र ऐप की शुरुआत की है। महत्वपूर्ण प्रश्न है चक्र ऐप। ऐसे भी प्रश्न आ सकता है कि चक्र ऐप किस राज्य से संबंधित है या चक्र ऐप की शुरुआत किस पर्पज से, किस उद्देश्य से की गई थी, कहां पर की गई थी। तो चक्र ऐप जो है वह इसका विकल्प है महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, बंगाल, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका आंसर हो जाएगा ई, क्योंकि चक्र ऐप जो है वह बिहार सरकार के द्वारा हाल ही में शुरू की गई है और इसका मुख्य उद्देश्य जो है वह अपराधियों से निपटना है। अपराधियों से संबंधित सारे डाटाबेस का इसमें अंकन किया जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ई, यानी कि बिहार राज्य। 11 नंबर प्रश्न, वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा ऑयल सप्लायर देश कौन सा है। यह प्रश्न इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हाल के दिनों में आप देखेंगे तो ऑयल को लेकर, तेल को लेकर भारत और सऊदी अरब के बीच में कुछ रिश्तों में खटास देखने को मिली है। तो प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा ऑयल सप्लायर देश कौन सा है। अमेरिका, सऊदी अरब, इराक, कतर, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो भारत का सबसे बड़ा ऑयल सप्लायर की अगर चर्चा की जाए तो वह है इराक, यानी कि इसका आंसर आ जाएगा सी। अगर दूसरे नंबर की चर्चा की जाए तो पहले सऊदी अरब था, लेकिन अब भारत ने चूंकि सऊदी अरब से तेल आयात में कटौती की है तो अब है दूसरा नंबर पर अमेरिका है। तो सबसे बड़ा ऑयल सप्लायर देश भारत का इराक है, दूसरे नंबर पर अब अमेरिका आ चुका है जो पूर्व में सऊदी अरब था। या सऊदी अरब का स्थान अब अमेरिका ने ले लिया है दूसरे नंबर पे। अगला प्रश्न है, स्टॉकहोम स्थित सिप्री द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार हाल के दिनों में भारत में हथियारों के आयात में कितने प्रतिशत की कमी देखने को मिली है। तो हाल ही में अगर यह जो रिपोर्ट है वह 2015 से 20 तक की रिपोर्ट को, इसमें डाटा को आधार बनाया गया है और इस रिपोर्ट में कहा गया है कि हाल ही में भारत में जो हथियारों के आयात में कमी देखने को मिली है वह कमी कुल मिलाकर 33% के आसपास ठहरती है। यानी कि भारत के रक्षा आयात में 33% की कमी, रक्षा हथियारों के आयात में 33% की कमी देखने को मिली है। तो निस्संदेह वर्तमान समय में भारत सरकार की जो आत्मनिर्भर भारत अभियान है वह चूंकि रक्षा क्षेत्र से आत्मनिर्भर भारत अभियान न सिर्फ इकोनॉमिक क्षेत्र से बल्कि अर्थव्यवस्था के क्षेत्र से भी, रक्षा के क्षेत्र से भी संबंधित है। तो यह कहीं ना कहीं भारत सरकार के आत्मनिर्भर भारत योजना की नीति का ही हिस्सा है कि भारत में रक्षा क्षेत्र से भी संबंधित कई सारे टेक्नोलॉजी, कई सारे हथियारों का उत्पादन किया जा रहा है और इसी कारण हथियार के क्षेत्रों में 33% की आयात में कटौती देखने को मिली है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2020 के अनुसार विश्व का सर्वाधिक प्रदूषित शहर कौन है। दिल्ली, मुजफ्फरपुर, शिनजियांग, लाहौर, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो अगर विश्व का सबसे प्रदूषित शहर की चर्चा की जाए तो वह शिनजियांग, यानी कि आपका सी नंबर आंसर होगा। अगर सबसे प्रदूषित राजधानी की चर्चा की जाए तो ढाका और दिल्ली दो ऐसे राजधानी हैं, यानी कि बांग्लादेश और भारत की राजधानी, दो ऐसे राजधानी हैं जो विश्व के सबसे प्रदूषित हैं। लेकिन यहाँ प्रश्न के अकॉर्डिंग विश्व का सबसे प्रदूषित शहर पूछा जा रहा है तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि शिनजियांग। अगर वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2020 की चर्चा करें तो टॉप 30 में देखा जाए तो बिहार का एकमात्र जिला शामिल है, एकमात्र शहर शामिल है, वह है आपका मुजफ्फरपुर। ठीक है।
अगला प्रश्न, बिहार सरकार के द्वारा जारी इथेनॉल नीति के तहत उद्यमियों को कितने फीसदी तक कैपिटल सब्सिडी दिए जाने की घोषणा की गई है। यानी कि अभी हमने बताया कि हाल ही में बिहार देश का एकमात्र ऐसा राज्य है जिसने अपनी इथेनॉल पॉलिसी को स्वीकृति दी है, मंजूरी दी है, और इस इथेनॉल पॉलिसी के तहत उद्यमियों को कितना प्रतिशत तक कैपिटल सब्सिडी दिए जाने की घोषणा की गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 15%, या दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए तो उद्यमियों को अधिकतम 5 करोड़ रुपए तक की कैपिटल सब्सिडी दिए जाने की घोषणा की गई है। लेकिन चूंकि यहां प्रतिशत के रूप में पूछा गया है तो दोस्तों 14 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 15%। अगला प्रश्न है, सीआरपीएफ के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि हाल ही में सीआरपीएफ और एनएसजी, सीआरपीएफ एंड एनएसजी के डीजी महानिदेशक की नियुक्ति, एनएसजी के महानिदेशक की नियुक्ति की गई है। तो अगर सीआरपीएफ के नए महानिदेशक को पूछा जाए तो आपका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि कुलदीप सिंह। अगर एनएसजी के बारे में चर्चा की जाए तो आंसर होगा एम.ए. गणपति, यानी कि एनएसजी के नए महानिदेशक के रूप में एम.ए. गणपति की नियुक्ति की गई। सीआरपीएफ के नए महानिदेशक के रूप में कुलदीप सिंह की नियुक्ति की गई है। तो 15 का आंसर हो जाएगा आपका सी। 16 नंबर प्रश्न, दुआरे राशन का मतलब होता है द्वार द्वार राशन योजना की शुरुआत किस राज्य में की गई है। तो देखिए हाल ही में भारत के 4-5 ऐसे राज्य हैं जहां पर इलेक्शन हो रहा है, बंगाल, केरल, तमिलनाडु, असम और एक पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश को इसमें शामिल कर लिया जाए। तो यहाँ पर चुनाव हो रहे हैं और चूंकि जब चुनाव आते हैं तो वहाँ की राज्य सरकार के द्वारा कई सारे ऐसी योजनाओं का शुभारंभ किया जाता है। बंगाल भी इन्हीं में से एक है जहाँ की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दुआरे राशन योजना की शुरुआत की है। हालांकि इसके लेकर चुनाव आयोग ने नोटिस जारी किया है, लेकिन वो अलग प्रश्न है। दुआरे राशन योजना की शुरुआत किस राज्य में की गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, यानी कि बंगाल। 16 का आंसर सी। 17 नंबर प्रश्न है, स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 की रिपोर्ट के अनुसार देश में शिशु मृत्यु दर में कितने प्रतिशत की गिरावट देखने को मिले। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। हाल ही में स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 जारी किया गया, इसके आंकड़े जारी किए गए हैं, जिसमें एक महत्वपूर्ण पॉइंट यह है कि शिशु मृत्यु के दर में गिरावट देखने को मिली है, और यह जो गिरावट है लगभग 5% की गिरावट देखने को मिली है। वहीं इसका अगर दूसरे पहलू की चर्चा की जाए तो देश के अंतर्गत जितने भी युवा किशोर वर्ग के लोग हैं, किशोर वर्ग के जो लोग हैं उनमें मोटापे की समस्या देखने को मिली है। तो यह रिपोर्ट का एक नकारात्मक पक्ष है, नकारात्मक पहलू है, लेकिन शिशु मृत्यु दर में गिरावट आई है और यह 5% की गिरावट देखने को मिली है। प्रश्न के अनुसार इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न को लेते हैं, हाल ही में किस देश ने दया मृत्यु कानून को पारित किया है। दया मृत्यु कानून को पारित करने वाला, दूसरे शब्दों में कहा जाए तो विश्व का 7वां देश कौन बना है। इसका विकल्प है कनाडा, जापान, स्पेन, नीदरलैंड, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो हाल ही में किस देश ने दया मृत्यु कानून को पारित किया है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि स्पेन ने। स्पेन दया मृत्यु को पारित करने वाला विश्व का 7वां देश बना है। वहीं यूरोप की अगर बात की जाए तो यूरोप का 4था देश बना है स्पेन, जिसने दया मृत्यु को पारित किया है। अगला प्रश्न, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे खुशहाल देश कौन है। कोरोना फेज के दौरान वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 जारी की गई है और इस वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के अनुसार विश्व का जो सबसे खुशहाल देश है वह, इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि फिनलैंड। अगर फिनलैंड की चर्चा की जाए तो पिछले 4 वर्ष से लगातार यह सबसे खुशहाल देश के रूप में सर्वोच्च स्थान पर बना हुआ है और कोरोना काल में भी इसने लोगों के मध्य सहयोग सामंजस्य को बढ़ावा देकर विश्व का सबसे खुशहाल देश का दर्जा इसने प्राप्त किया है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 19 का आंसर बी। अगला प्रश्न, दस्तालीक भारत और खाली जगह, यानी कि किन 2 देशों के बीच संयुक्त सैन्य युद्धाभ्यास है दस्तलीक। तो एक तो भारत है, भारत और किस देश के मध्य दस्तलीक सैन्य युद्धाभ्यास आयोजित की जाती है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि उज्बेकिस्तान। यानी कि दस्तलीक जो युद्धाभ्यास है वह भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य आयोजित की जाती है। तो 20 का आंसर हो जाएगा आपका बी। अगला प्रश्न 21 नंबर, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। सबसे पहले ये बता दूं कि राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाई जाती है। तो 24 अप्रैल को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। तो इस दिवस के दिन पुरस्कार प्रदान करने के लिए बिहार के कितने पंचायतों का चयन किया गया है। यानी कि कुल मिलाकर अगर इसकी चर्चा की जाए तो बिहार में 12 ऐसे पंचायतों का चयन किया गया है जिसे पंचायती राज दिवस के अवसर पर श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले पंचायतों की श्रेणी के रूप में इन्हें पुरस्कृत किया जाएगा और बिहार के ऐसे 12 पंचायत हैं जो इसमें शामिल हैं। तो
तो दोस्तों 21 का आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, चिकित्सीय समापन संशोधन विधेयक 2020 के तहत गर्भपात की ऊपरी सीमा को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है। देखिए, अगर इस संशोधन के पहले की चर्चा की जाए तो गर्भपात की जो ऊपरी सीमा थी वह 20 सप्ताह थी, लेकिन इस संशोधन विधेयक के जरिए गर्भपात की ऊपरी सीमा को बढ़ाकर 20 से बढ़ाकर इसे 24 सप्ताह कर दिया गया है, यानी कि 22 का दोस्तों आंसर हो जाएगा आपका सी। अगला प्रश्न 23 नंबर, माई लाइफ स्ट्रगल, मेरा जीवन संघर्ष किसकी आत्मकथा है। स्वामी सहजानंद, दयानंद सरस्वती, विवेकानंद, रामचंद्र शुक्ल, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। माई लाइफ स्ट्रगल, मेरा जीवन संघर्ष जो आत्मकथा है वह स्वामी सहजानंद की आत्मकथा है। आप जानते हैं कि स्वामी सहजानंद जो हैं वह बिहार में, न सिर्फ बिहार में बल्कि भारत में किसान आंदोलन के प्रणेता माने जाते हैं, और इनकी आत्मकथा है माई लाइफ स्ट्रगल। अगर हिंदी में पूछा जाए तो मेरा जीवन संघर्ष, तो दोस्तों 23 का आंसर हो जाएगा ए। 24 नंबर प्रश्न है, हाल ही में कार्मिक मंत्रालय ने लोक उद्यम चयन बोर्ड PESB, यानी कि अगर इसे कहा जाए तो पब्लिक एंटरप्राइजेस सिलेक्शन बोर्ड के प्रमुख के रूप में किसकी नियुक्ति की है। यानी कि कार्मिक मंत्रालय ने PESB के प्रमुख के रूप में हाल ही में किसकी नियुक्ति की। नीता अंबानी, मिट्ठू सिंह, मल्लिका श्रीनिवासन, अंबिका कांत, इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि मल्लिका श्रीनिवासन। अगर इसकी चर्चा की जाए तो यह पहले ट्रैक्टर्स एंड फार्म इक्विपमेंट की CMD थी। यह पहला अवसर है जब निजी क्षेत्र के किसी विशेषज्ञ को PESB के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। तो कौन होगा आंसर इसका, सी, यानी कि मल्लिका श्रीनिवासन। 25 नंबर प्रश्न है, किस देश ने अपना स्पेस टेलीस्कोप को विकसित किया। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि स्पेस टेलीस्कोप को विकसित करने वाला विश्व का पहला राष्ट्र कौन है। तो ऑप्शन है चाइना, भारत, रशिया, अमेरिका, इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो दोस्तों हाल ही में अमेरिका की जो स्पेस कमांड है वह अमेरिका की स्पेस कमांड ने अपना स्पेस टेलीस्कोप को विकसित किया है, और इस स्पेस टेलीस्कोप को विकसित करने का कारण उसने चाइना और रशिया से मिलने वाले भौगोलिक कह सकते हैं चुनौतियों को, सामरिक चुनौतियों को बताया है। तो दोस्तों 25 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि अमेरिकी स्पेस कमांड ने हाल ही में अपना स्पेस टेलीस्कोप को विकसित किया है। अब प्रश्न नंबर 26 पर आते हैं, हाल ही में केंद्र सरकार ने बिहार के किस जिले में मेगा फूड पार्क बनाने की घोषणा की है। गया, सिवान, मुजफ्फरपुर, नालंदा, इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। बिहार के किस जिले में मेगा फूड पार्क बनाने की चर्चा की है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि मुजफ्फरपुर में। केंद्र सरकार ने हाल ही में घोषणा की है कि वह बिहार के स्थित मुजफ्फरपुर जिले में मेगा फूड पार्क बनाया जाएगा। अगला 27 नंबर प्रश्न है, फोर्ब्स द्वारा जारी अमीरों की सूची में संख्या के हिसाब से भारत का स्थान कौन सा है। ये तो सभी लोग जानते हैं कि मुकेश अंबानी पहले स्थान पर है अमीरों की सूची में। चाइना के अमीर को पछाड़कर इसने पहला स्थान प्राप्त किया है। लेकिन प्रश्न है कि अमीरों की सूची में संख्या के हिसाब से अगर देखा जाए, यानी कि भारत में कितने संख्या में अमीर हैं, इस संख्या के हिसाब से देखा जाए तो विश्व का कैवें नंबर पर भारत आता है। प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो दोस्तों भारत को जो स्थान है वह तीसरा स्थान है। सबसे ज्यादा अगर अमीरों की संख्या की चर्चा की जाए तो सबसे ज्यादा अमीर जो है वह अमेरिका में है, और भारत का स्थान जो है वह तीसरे नंबर पर है। भारत के मुकेश अंबानी एशिया के सबसे धनी व्यक्ति के रूप में शामिल हैं। अगला प्रश्न है, IMF के अनुसार वर्ष 2021 में भारत की संभावित विकास दर क्या होगी। यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के आंकड़ों के अनुसार अगर देखा जाए तो अभी जो हमारा वित्तीय वर्ष चल रहा है, इस वर्ष में भारत की संभावित विकास दर कितनी होगी। 9.5%, 6.5%, 12.5%, 11%, इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो IMF की अगर हालिया रिपोर्ट की चर्चा की जाए तो IMF ने अपने हालिया रिपोर्ट में कहा है कि वित्तीय वर्ष जो अभी चल रहा है, या फिर कह सकते हैं कि वर्ष 2021 में जो भारत की संभावित विकास दर होगी वह 12.5% के आसपास होगी। तो 28 का आंसर हो जाएगा सी। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान क्या है। अभी हमने ऊपर चर्चा किया था कि फिनलैंड कोरोना फेज के दौरान भी, या दूसरे शब्दों में कहें तो फिनलैंड ऐसा एकमात्र देश है जो लगातार चौथी बार वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में पहला स्थान को प्राप्त किया है। तो उस इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत की रैंकिंग क्या है। यह जो रैंकिंग है वह कुल मिलाकर 149 कंट्रीज के बीच जारी की गई है। 149 देश जो है वह इस सूची में शामिल हैं, और इसमें भारत का जो स्थान प्राप्त हुआ है वह 139वां, यानी कि 149 कंट्री में 139th रैंक है इंडिया की।
अगला प्रश्न है आयुर्वेद पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा। यानी कि भारत सरकार जो है वह योगा की तरह आयुर्वेद को भी एक ब्रांड बनाने की दिशा में कार्य कर रही है और यही कारण है कि आयुर्वेद से संबंधित पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करने की तैयारी में भारत सरकार है। और भारत सरकार आयुर्वेद से संबंधित पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन भारत अपने गुजरात स्थित अहमदाबाद में आयोजित कराएगी। यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 30 का आंसर ए यानी कि अहमदाबाद। अगला प्रश्न है कि क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से देखा जाए तो विश्व का चौथा एयरपोर्ट कौन है। यानी या फिर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो भारत में स्थित क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का चौथा एयरपोर्ट कौन है, तो वह नोएडा में स्थित नोएडा एयरपोर्ट है जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का चौथा स्थान रखता है। तो इसका 31 का आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है बीमा क्षेत्र में एफडीआई की सीमा बढ़ाकर कितनी कर दी गई। देखिए बीमा क्षेत्र में पहले जो एफडीआई की सीमा थी वह 49% थी, लेकिन इस सीमा को बढ़ाकर 49% से बढ़ाकर अभी वर्तमान समय 74% कर दी गई है। यानी कि इसका आंसर होगा कि वर्तमान समय में एफडीआई की सीमा बीमा क्षेत्र में बढ़ाकर कितनी कर दी गई है, तो 32 का आंसर सी होगा यानी कि 74% आंसर होगा। 33 नंबर प्रश्न है किस नगर निगम ने देश का पहला ग्रीन बॉन्ड जारी किया है। यानी देश का पहला ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला भारत का पहला नगर निगम कौन है। गाजियाबाद, इंदौर, सोनीपत, पलवल, इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो देश का पहला ऐसा नगर निगम जिसने ग्रीन बॉन्ड को जारी किया है, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ए यानी कि गाजियाबाद नगर निगम देश का ऐसा पहला नगर निगम बन गया है जिसने ग्रीन बॉन्ड को जारी किया है। अगला प्रश्न केंद्र सरकार की श्रेष्ठ योजना किस वर्ग से, समाज के किस वर्ग से संबंधित है। यानी कि केंद्र सरकार के द्वारा जो श्रेष्ठ योजना चलाई जाती है वह समाज के किस वर्ग को प्रभावित करती है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि अनुसूचित जाति वर्ग। जो केंद्र सरकार की श्रेष्ठ योजना जो है वह अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों को, छात्रों को लाभान्वित करती है और यह मुख्यतः 9वीं से 12वीं कक्षा में पढ़ने वाले छात्रों के लिए स्पेशली यह स्कीम बनाई गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा 34 का आंसर बी। अगला प्रश्न है एन.वी. रमना भारत के सीजेआई होंगे। यानी कि कैवें नंबर के सीजेआई एन.वी. रमना होंगे। हाल ही में घोषणा की गई है कि भारत के अगले चीफ जस्टिस है ना, या फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो भारत के अगले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे वह एन.वी. रमना होंगे। तो प्रश्न है क्या आखिर कैमे नंबर के सीजेआई होंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा 35 का आंसर होगा आपका सी यानी कि 48वें नंबर के, यानी कि भारत के 48वें सीजेआई एन.वी. रमना होंगे। अगला प्रश्न 36 नंबर सामिया सुलूहू हसन ने किस देश के प्रथम महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। यानी कि नाम क्या है, सामिया सुलूहू हसन। नाम को थोड़ा याद रखना मुश्किल है लेकिन याद करना पड़ेगा आपको क्योंकि नई नियुक्ति के रूप में यह फेमस है। तो सामिया सुलूहू हसन के रूप में किस देश के प्रधानमंत्री, किस देश के महिला राष्ट्रपति ने शपथ ली है, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि तंजानिया। यानी कि तंजानिया की प्रथम महिला राष्ट्रपति के रूप में सामिया सुलूहू हसन ने हाल ही में शपथ ली है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा देश क्वाड का हिस्सा नहीं है। भारत, अमेरिका, रशिया, श्रीलंका, इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। क्वाड हाल के दिनों में अगर देखा जाए तो बहुत ही महत्वपूर्ण एक संगठन के रूप में उभरा है। तो जो हाल ही में क्वाड की जो बैठक हुई है उसको कहीं ना कहीं नाटो की बैठक से इसकी तुलना की जा रही है। खैर यह दूसरा पक्ष है, लेकिन हम यह पहले जानना है कि क्वाड आखिर है क्या। ठीक है, तो क्वाड ये चूंकि चर्चित है तो आप लोग जानते होंगे क्वाड में 4 देश है मुख्यतः, जिसमें इंडिया है, इंडिया के बाद यूएसए है, यूएसए ऑस्ट्रेलिया शामिल है और इसमें एक जो है वह जापान शामिल है। इन 4 देशों का संगठन है वह है क्वाड कहलाता है। तो भारत और अमेरिका तो इसके हिस्सा हैं, लेकिन प्रश्न है कि कौन सा देश क्वाड का हिस्सा नहीं है, तो रशिया और श्रीलंका क्वाड के हिस्सा नहीं है क्योंकि इसके 4 देश में भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान शामिल है। रशिया और श्रीलंका इसके सदस्य के रूप में शामिल नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ई यानी कि एक से अधिक। अगला प्रश्न 38 नंबर हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री ने किस देश की यात्रा की कोरोना काल के बाद, या फिर दूसरे शब्दों में कहें तो 487 दिनों की विदेश यात्रा के बाद भारतीय प्रधानमंत्री की कोरोना फेज के बाद पहली जो विदेश दौरा हुआ वह बांग्लादेश में हुआ। इसके कई सारे वजह हैं। भारत बांग्लादेश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बांग्लादेश भी भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ बांग्लादेश को आज़ाद हुए 50 साल हुए। वहीं शेख मुजीबुर रहमान के जन्म शताब्दी के रूप में भी यह एक आयोजन वहाँ पर किया गया था, जिसमें चीफ गेस्ट के रूप में भारतीय माननीय प्रधानमंत्री को वहां पर आमंत्रित किया गया था। तो हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री ने बांग्लादेश की यात्रा की, संभवतः 26-27 मार्च के आसपास उन्होंने यात्रा की है। अगला 39 नंबर प्रश्न
वैक्सीन मैत्री के तहत लगभग कितने टीके की खुराकों का भारत ने निर्यात किया है? वैक्सीन मैत्री एक ऐसी पहल है जिसके जरिए भारत कोरोना के टीके का निर्यात विश्व के विभिन्न देशों को मानवीय सहायता पहुंचाने के उद्देश्य से कर रही है। और इसके अगर आंकड़ों को देखा जाए तो अभी तक का जो आंकड़ा है उसने भारत सरकार ने, आज का आंकड़ा है उसके अकॉर्डिंग भारत सरकार ने विश्व के लगभग 85 देशों को 6.45 करोड़ टीके की खुराकों का निर्यात कर चुकी है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 39 का आंसर होगा आपका डी। अगला प्रश्न, विदेशी मुद्रा भंडार रखने वाले देशों में भारत का स्थान है। यानी कि विदेशी मुद्रा भंडार जो विश्व के सभी देशों के पास होता है, फॉरेन रिजर्व, तो उसमें भारत का स्थान कौन सा है? पहला, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो भारत का स्थान जो है चौथा, यानी कि विदेशी मुद्रा भंडार के हिसाब से अगर देखा जाए तो भारत के इसमें स्थान चौथा है। भारत ने यह स्थान रसिया को पछाड़कर हासिल किया है, तो भारत का स्थान चौथा है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। तो दोस्तों इस प्रकार से आज हमने 40 प्रश्न करंट अफेयर से संबंधित डिस्कस किया है। यह प्रश्न मुख्यतः मार्च से लेकर 10 अप्रैल तक की समसामयिकी घटनाओं से आधारित है, समसामयिक घटनाओं से संबंधित है। ये प्रश्न आपको 67वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा, सीडीपी प्रारंभिक परीक्षा, बीपीएससी एंड बीएसएससी सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।